माई सेल्फ गजेंद्र गौर, G&R मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर, BEd डिपार्टमेंट से पेपर नंबर 4 जिसका कोड है 104। तो इससे पहले हमने जो बात की है फर्स्ट यूनिट की बात कर ली, जिसमें आपका शैक्षिक तकनीकी है। दूसरी यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, शिक्षण के कार्य टास्क ऑफ टीचिंग और शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण एड्स, ये तीसरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम चौथी यूनिट की बात करेंगे, शिक्षण अधिगम एवं शिक्षण का प्रबंध। तो शिक्षण तकनीकी यानी कि टीचिंग टेक्नोलॉजी है। टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है और इसका मतलब क्या है, तो बात करते हैं। शिक्षण एक कला है। शिक्षण तकनीकी इस कला को वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा और अधिक सरल, स्पष्ट, व्यवहारिक, प्रयोगात्मक तथा वस्तुनिष्ठ बनाती है। शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत पाठ्य वस्तु तथा कक्षा व्यवहार दोनों तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत अनुदेशन तथा व्यवहार दोनों तकनीकियाँ आती हैं, यानी कि अनुदेशन तकनीकी और शिक्षण तकनीकी इसमें आती है, शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आती है। यहाँ यूपी टेट और सी टेट से में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षण तकनीकी क्या है, कला है या विज्ञान है या दोनों है। तो इसमें शिक्षण तकनीकी जो कला और विज्ञान दोनों है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ क्या दूसरी बात करते हैं। शिक्षक के कार्यों को संपन्न करने के लिए I.K. डेविस ने व्यवस्थापिका रूपी शिक्षक के कार्यों को 4 भागों में बांटा है। यानी कि किसी भी कार्य को, यानी कि कक्ष के अंदर जब शिक्षक जाता है तो उसमें उसकी जो कार्य करने की जो तरीका होता है उसको उन्होंने 4 पार्ट्सों में डिवाइड किया है। किसने? I.K. डेविस ने। यहाँ क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट से भी पूछ लेते हैं। इन चारों में से किसी एक को स्क्रैप कर देते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं चौथा कौन सा होगा या तीसरा नंबर कौन सा होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले नियोजन यानी कि प्लानिंग की। और प्लानिंग में क्या होता है कि हम कभी भी जब टीचर कक्षा में जाने से पहले क्या करता है कि किसी भी टॉपिक को लेता है और टॉपिक का प्लानिंग करता है कि इसको पढ़ाना क्या है, इसकी टीचिंग एड्स क्या क्या लेनी है, और स्टार्टिंग में हमके इंट्रोडक्शन क्वेश्चन किस तरह के करने हैं, अपना टॉपिक निकाल लेंगे। नहीं, यानी कि कक्षा में जाने से पहले टीचर क्या करता है, प्लानिंग कर लेता है कि हमें क्या पढ़ाना है। दूसरी बात करते हैं व्यवस्थापिका। इसको दूसरा व्यवस्थापिका यानी कि ऑर्गेनाइज, यानी कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे व्यवस्थित करनी है। अग्रसर, अग्रसर का मतलब मार्गदर्शन, और इस मार्गदर्शन यानी कि हमें चीज़ें कैसे आगे बढ़ानी है, यानी कि लीडिंग करना। और बात करते हैं लास्ट चौथा नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। जब हम कोई कार्य कर रहे होते तो उसमें क्या होता है कि उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। जैसे हम मूल्यांकन करेंगे तो पता लगेगा कक्षा में हमने कितना पढ़ाया है। अब इनको विस्तार से देखते हैं कि नियोजन यानी कि प्लानिंग जो है, इसमें शिक्षक पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करता है, सीखने के उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित करता है तथा अंत में उद्देश्यों का क्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट व्यवस्थापिका यानी कि ऑर्गेनाइज की बात करते हैं। इसमें सीखने के अनुभव हेतु समुचित शिक्षण नीतियों, प्रविधियों तथा युक्तियों तथा एवं आवश्यक सहायक सामग्री का चयन करते हुए उचित वातावरण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले समुचित नीतियों का, प्रविधियों का, और उसके बाद में युक्तियों और उसकी सहायक सामग्री का, और उसके साथ में उचित वातावरण, यानी कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा आसानी से सीख सके। नेक्स्ट बात करते हैं अग्रसर यानी कि मार्गदर्शन। इसमें शिक्षक कक्षा के संपूर्ण विद्यार्थियों को पद पद पर इतनी प्रेरणा देता है कि वे शिक्षण में रुचि लेने लगें और सीखने के उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो जाए। यानी कि मोटिवेशन, बच्चे को क्या करता है टीचर, बार बार मोटिवेशन कर रहा है, उसके जो कार्य हैं उनकी गुणवत्ता को बताता है कि ये करने से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो उसे कहीं ना कहीं बच्चे को एक इंटरेस्ट आता है, वो आगे बढ़ता है और अपने उद्देश्यों को अचीव करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बात करते हैं नियंत्रण की। अब इसमें जब हमारे तीनों स्टेप्स पूरे हो जाते हैं तो चौथे स्टेप में नियंत्रण पर आते हैं, यानी कि कंट्रोल। इसमें शिक्षक पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, इसकी सहायता के लिए शिक्षक मूल्यांकन में विभिन्न प्रविधियों की सहायता लेता है। यानी कि शिक्षक ने जो भी अपना उद्देश्य एम्स बनाया है कि आज मुझे बच्चों को ये पढ़ाना है, बच्चों को ये सिखाना है, तो वहाँ क्या करता है, यहाँ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को क्या करता है, किस सीमा तक प्राप्त किया है, उनकी क्या करता है, जांच करता है। इसकी सहायता के लिए क्या करता है, वो शिक्षक मूल्यांकन व विधियों की सहायता लेता है। नेक्स्ट बात
बात करते हैं पाठ्य वस्तु विश्लेषण के मुख्य स्रोत, यानी कि कौन कौन से स्रोत हैं पाठ्य वस्तु विश्लेषण के। एनालिसिस, जब पाठ्य वस्तु का हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें क्या क्या होना आवश्यक है। तो सबसे पहले आवश्यकता, यानी कि जैसी आवश्यकता होगी जैसा उसी तरह के हमारे क्या बनेंगे, उद्देश्य बनाए जाएंगे। मान के चलो हमें पढ़ने की आवश्यकता है, नौकरी अचीव करनी है तो पढ़ने के लिए बनाए जाएंगे। अगर हमें भूख लगी है तो खाने का, हमें भूख लगी, नीड किसकी है, भूख की, तो खाने की व्यवस्था की जाएगी। तो यानी कि पहले सबसे पहले आवश्यकता, नीड होनी चाहिए, उसके बाद में उसकी जो मास्टर होना चाहिए, जो भी शिक्षक उसके लिए चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अव्यू, यानी कि एक योजना, मतलब जो आवश्यकता होगी, शिक्षक हो गया तो अब क्या करेगा, शिक्षक प्लानिंग करेगा, अपनी एक योजना बनाएगा। फिर उसके बाद में क्या करते हैं छात्र, उसके बाद में छात्र आ गया, उसका स्तर देखा जाएगा कौन से स्तर का बच्चा है, यानी कि आपका प्राइमरी का है, उच्च का है या हायर का है। उसके बाद में उसके क्या करे जाएंगे, परीक्षा करी जाएगी, परीक्षा ली जाएगी, और परीक्षा के बाद में उसका उद्देश्य देखे जाएंगे, भाई कितना प्राप्त किया है। उसके लिए पाठ्य वस्तु की सामग्री की आवश्यकता, उसी के नाम से हम उसकी पाठ्य वस्तु की सामग्री की व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्यों का वर्गीकरण। अब उद्देश्यों का वर्गीकरण एक प्रोफेसर बीएस ब्लूम है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ये पेपर में आता है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या है, या ब्लूम के द्वारा दिए गए उद्देश्यों का वर्गीकरण बताइए। यहाँ यूपीटेट और सीटेट से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, या तीनों को 4 दे देते हैं, उनमें से एक स्क्रैप कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो बात करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें आता है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और बात करते हैं भावात्मक उद्देश्य की, तो भावात्मक उद्देश्य में आता है ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूलन करना, विचार, व्यवस्था और चरित्र का निर्माण करना। फिर आता है क्रियात्मक उद्देश्य की, यानी कि प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, निर्देशात्मक, अनुक्रिया या कार्य प्रणाली। ये इसके इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यूपीटेट या आपका सीटेट के बारे में यहाँ से पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अभिप्रेरणा की प्रविधियाँ, यानी कि जो मोटिवेशन है उसकी जो विधियाँ हैं, क्या कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो अभिप्रेरणा की अनेक विधियाँ हैं। मास्लो है, उनके अनुसार 3 वर्गीकरण, यानी कि 3 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से में, मास्लो के द्वारा 3 वर्गों में बांटा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले कि मास्लो के द्वारा जो अभिप्रेरणा की प्रविधियाँ हैं वो कौन कौन सी है या कितनी प्रकार की हैं। तो यहाँ से सबसे पहले क्या है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जब बच्चा आपसे अपने अंदर से मोटिवेट होता है, यानी कि चीज़ों को कुछ अचीव करना चाहता है, अपने अंदर से उनको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं इसको अचीव कर लूँगा। बाह्य अभिप्रेरणा जब वो किसी दूसरे को, अपने साथ वाले को, अपने पड़ोसी को, कोई रोल मॉडल को देखकर क्या होता है, प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है कि भाई वो उसे अचीव कर सकता है तो मैं भी उसे अचीव कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है आंतरिक और बाह्य, जहाँ आंतरिक और बाह्य दोनों काम करती है, यानी कि बाहर से देखता हो और अंदर से क्या होता है, उसे मोटिवेशन मिल जाता हो। तो 3 प्रकार की होती है, आंतरिक, बाह्य और आंतरिक व बाह्य अभिप्रेरणा। बात करते हैं अभिप्रेरणा की प्रविधियाँ, जो उसकी मेथड होते हैं, जो विधियाँ हैं, कैसे मोटिवेशन हो सकता है बच्चा, कैसे कैसे उसको मोटिवेशन मिल सकता है बच्चे को। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पुरस्कार व दंड, यानी कि पुरस्कार और दंड, यानी कि यहाँ पुरस्कार सकारात्मक है, दंड नकारात्मक है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं पुरस्कार और दंड, या तो बच्चे को कोई रिवॉर्ड, बच्चे ने कोई काम किया और बच्चे को उसके उपलक्ष्य में उसके बाद उसे कोई रिवॉर्ड दे दिया गया, और तो बच्चा क्या होगा, खुश होगा और आगे जो भी काम करेगा उसे और ज़्यादा उत्साहपूर्वक करेगा। और अगर उसे दंड, थोड़े डर होगा तो डर से भी वो कहीं ना कहीं अपना काम करेगा। वैसे मनोविज्ञान ने दंड को बिल्कुल हटा दिया है कि दंड से बच्चा सीखता नहीं है, पुरस्कार से सीखता है। बात करते हैं सफलता व असफलता, यानी कि बच्चे को क्या होता है, बच्चे ने कोई काम किया, वो उस काम में सफल हो गया तो सेकंड काम को भी फिर बड़े अच्छे से करता है, ठीक है। या असफल होना ना हो जाए इसके डर से वो अपने को काम को अच्छे से करने की कोशिश करता है। फिर आता है प्रगति व ज्ञान। फिर नेक्स्ट आता है प्रतियोगिता व सहयोग। आकांक्षा का स्तर, यानी कि जो उसका स्तर है, लक्ष्य जो है उसका, उसने जो आकांक्षा बनाई हुई है, जो उसने अपना लक्ष्य बनाया हुआ उसका स्तर क्या है।
फिर आती है प्रशंसा व निंदा। किसी चीज़ की क्या, किसी भी छात्र की आप जब प्रशंसा करते हो तो उसे अंदर से क्या होता है, मोटिवेशन होता है कि कहीं ना कहीं टीचर ने मेरे लिए प्रशंसक बोले हैं, शब्द बोले अच्छा, गुड, वेरी गुड बोला है, तो मैं और अच्छा करूं ताकि टीचर्स मुझे और ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन मिले। उसमें क्या नवीनता होती है, उसमें एक सबसे पहले क्या नवीनता होती है, एक नया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरकों का वर्गीकरण। जो मोटिवेशन है उनका जो वर्गीकरण है वो क्या है, तो इसमें बात करें आंतरिक व व्यक्तिगत मोटिवेशन, फिर करते हैं जैविक व प्राथमिक, जन्मजात व अर्जित, बाह्य व सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व द्वितीय। यानी कि आंतरिक, यानी कि जो आंतरिक व्यक्तिगत होते हैं, जो अंदर से आदमी खुद मोटिवेट होता है। नेक्स्ट वर्गीकरण जैविक प्राथमिक, यानी कि जो बायोलॉजिकल होते हैं, और जन्मजात जो जन्म के साथ मिलते हैं या जन्म होने के बाद में समाज में आने के बाद व्यक्ति अर्जित करता है। यानी कि कुछ प्रेरक होते हैं जैसे भूख लगना है, प्यास लगना है, रोना है, सोना है, ये हमारे जन्मजात होते हैं, और जब आके हम अपने अच्छा उसमें देखते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये बेकार है, तो वहाँ क्या ये अर्जित होते हैं। यानी कि जो समाज में जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहाँ से हमें अर्जित होते हैं। बाह्य व सामाजिक, यानी कि जब हमें बाहर की ओर से चीज़ें मिलती हों, जहाँ समाज से हमें वो चीज़ें मिली हों। दूसरा है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी मेथड होते हैं। बात करते हैं यहाँ प्रेरणा प्रेरकों से संबंधित पद। यहाँ 4 पद होते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट सी टेट से यहाँ हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेरणा या प्रेरक से के पद कौन कौन से हैं। तो यहाँ से एक, या तो इनमें से एक 4 देंगे, चारों में से एक सही दे देंगे, 3 सही दे देंगे, एक को गलत दे देंगे, और उसमें सही पूछा जाएगा ये सही है या नहीं है। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले आवश्यकता, यानी कि नीड की। जब हमें किसी चीज़ की नीड होती है, कोई आवश्यकता होती है, तभी हम क्या कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, यानी कि चालक, यानी कार्य कर रहे होते हैं। यदि मान के चलो हमें भूख लगी, तो भूख लगने के बाद क्या हुआ, हमें आवश्यकता क्या हुई, खाने की। तो खाने में हम क्या ढूंढेंगे, कुछ खाने के लिए ढूंढेंगे ना, ड्राइव करेंगे, यानी कि आगे चलेंगे। अब जब हम ड्राइव करेंगे तो उसमें क्या आएंगी, कुछ आंतरिक क्या आएंगे, तनाव होंगे। तनाव कैसे क्यों होंगी, उसमें बाधाएं आएंगी। हो सकता है कि आपको खाना तैयार ना मिले, किचन में खाना मामा ने नहीं बनाया, तो वहाँ क्या होगा, आपको आंतरिक तनाव हो जाएगा। तनाव होगा तो वहाँ दुखी हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, आपको उद्दीपन, फिर उसके बाद में लक्ष्य प्राप्ति एवं समायोजन। बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतों की। तो अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतों की बात करते हैं। इसमें पहला मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, फिर करते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फिर करते हैं सामाजिक सिद्धांत, मैस्लो का प्रेरणात्मक सिद्धांत, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, मुर्रे का आवश्यकता का सिद्धांत। तो यहाँ बात करते हैं, ये जितने भी सिद्धांत दिए हुए हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से यूपी टेट या सीटेट में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, या मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है, सामाजिक सिद्धांत क्या है, या मैस्लो का प्रेरणात्मक सिद्धांत क्या है। तो मैस्लो का अभी हमने पढ़ा है, इसमें आवश्यकता का सिद्धांत। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत क्या है, या मुर्रे आवश्यकता का सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं मूल्यांकन की प्रविधियां, यानी कि जो प्रविधियां होती हैं उसकी बात करते हैं। तो लिखित या मौखिक या साक्षात्कार या अभिरुचि, यानी कि लिखित की बात करते हैं तो निबंधात्मक या वस्तुनिष्ठ होती है। मौखिक की बात करते हैं तो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं। साक्षात्कार की बात करते हैं तो प्रश्नावली या मत सूची चेकलिस्ट होती है। अभिरुचि, अभिव्यक्ति, सूची, रेटिंग स्केल्स या अभिलेख होते हैं। बात करते हैं मापन के स्तर, यानी कि 3 स्तर होते हैं। टीचिंग के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले स्तर होता है आपका शाब्दिक या नामित स्तर। कौन सा, नामित या स्तर या शाब्दिक स्तर, या इसे नामित मापनी भी कहते हैं। फिर आता है क्रमिक स्तर या मापनी, फिर आता है अंतराल मापनी स्तर या मापनी, फिर आता है अनुपात स्तर या मापनी। यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका यूपी टेट या सी टेट या नेट के स्तर से। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मापन का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है। तो जहाँ हमारे डाटा निकल के आते हैं, जो सबसे उच्चतम स्तर है वो है आपका अनुपात स्तर मापनी, जहां हम अनुपात यानी कि रेशो देखते हैं। शाब्दिक नामित में क्या होता है, जहां हम नाम के द्वारा पुकारते हैं। फिर क्रमिक यानी कि कोई हम जब उसको क्रम दे देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, उसको हम क्रमिक दे देते हैं। अंतराल होता है जब हम 0 को मेंशन करते हैं और 0 से 5, 5 से 10, ऐसे हम उसमें अंतराल करते जाते हैं। यहाँ 0 ऐच्छिक होता है, यहाँ जो है स्वैच्छिक होता है। यहाँ से भी यूपी टेट और सी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं मापन के कार्य। तो इसकी बात करते हैं, सबसे पहले उसका है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, पूर्व कथन, और उसकी बात करते हैं तुलना, परामर्श एवं निर्देशन, निदान एवं अन्वेषण।
नेक्स्ट बात कार्य के मापन की बात। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नों के प्रारूप, यानी कि प्रश्न जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और प्रयोगात्मक प्रश्न। पहले बात करते हैं मौखिक प्रश्न, जो हम ऑरली बात कर रहे होते हैं। लिखित, जिसमें हम रिटेन में काम कर रहे होते हैं। प्रयोगात्मक प्रश्न, जिसमें हम प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। तो लिखित प्रश्नों में 2 तरह के प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक और दूसरा वस्तुनिष्ठ। और अगर बात करते हैं निबंधात्मक, तो एक में होता है एक दीर्घ उत्तर प्रश्न और एक होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट बात करते हैं वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रत्यस्मरण, दूसरा पहचान प्रश्न। अब प्रत्यस्मरण की बात करते हैं तो उसमें 2 तरह के होते हैं, एक साधारण प्रत्यस्मरण, नेक्स्ट बात करते हैं रिक्त स्थान पूर्ति। और पहचान प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें भी आपके 4 तरह के होते हैं, एकांत प्रीति उत्तर प्रश्न, बहु निर्वाचन उत्तर, मिलान परीक्षा, वर्गीकरण रूप और तर्कयुक्त समानता। तो बच्चों ये यूनिट हमारी 4th यूनिट यहाँ कंप्लीट होती है। इससे पहले 3 यूनिट हो चुकी हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे देखें और नेक्स्ट यूनिट में क्लास में हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4th की। थैंक यू।